हाँ जी, हमने पहले लीफ को देखा। लीफ की डंडी को क्या बोलते थे? पेटियोल। लीफ में एक लंबी सी जो बीच में लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? मिडरिब। लीफ में से छोटी छोटी वो निकलती हैं डिविजन, उनको क्या बोलते थे? वेन्स। और वेन से क्या निकलती हैं? वेनलेट। ठीक है। और फिर तुमने सेक्शन ऑफ द लीफ देखा था। सेक्शन ऑफ द लीफ में तुमने ये पता चला था तुम्हें कि मैम लीफ के अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनका नाम था मीजोफिल सेल्स। हाँ जी, वो मीजोफिल सेल्स में ऐसा क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पा रही हैं? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था? क्लोरोफिल। हाँ जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहां था? क्या लोकेशन थी क्लोरोफिल की? थैलाकोइड्स के अंदर। ठीक है, आ जाओ जरा। आज कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। आज होपफुली हम फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, आ जाओ जरा इधर। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखवा दिया था। ठीक है, आज मैं तुम्हें समझा रही हूं कि हो क्या रहा है। अब तुम्हें एक चीज पता चल गई है, ये लीफ है। हाँ जी, मैं सिर्फ इवेंट्स को तुम्हें पिक्टोरियली बता रही हूं कि है क्या। लीफ के अंदर कौन सी सेल्स थी स्पेशल वाली? जल्दी बताओ। ये क्या है? लीफ। लीफ के अंदर तुम्हें पता है स्पेशल टाइप की सेल्स है, नाम क्या था? मीजोफिल सेल। अब तुम्हें पता है कि मैम मीजोफिल सेल के अंदर क्या था? यहां पर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था? बनाओ क्लोरोफिल। मैम यहां थैलाकोइड्स था, एक ही बना रही हूं। और इसके अंदर क्या है? ये क्लोरोफिल। अब ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हें लोकेशन पता है ना हर चीज की कि कौन सी चीज कहां है, तो तुम इजीली इवेंट्स को सारा का सारा पढ़ पाओगे। मुझे ये बता दो, तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? हाँ जी, क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? जल्दी बताओ। एक लीफ के पास पानी कहां से आएगा? कैसे आता है पानी? रूट से। और तुम्हें अभी ये चीज पता चल गई है कि मैम वो जो डंडी सी थी ना बीच में मिडरिब, और जो वेन्स थी उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम्स थे। अगर नहीं पता है तो पेज पलट लो अपनी कॉपी के, देख लो वहां पर। जो डंडी थी ये वाली मिडरिब, इसके अंदर मैम जाइलम और फ्लोएम थे। इसका मतलब पानी कहां से आ रहा है? पानी तो आएगा नीचे से, रूट से, मिट्टी से, जाइलम के थ्रू। इस लीफ में फोटोसिंथेसिस होने के लिए पानी आएगा नीचे से। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या चाहिए थी बच्चों? हाँ जी, सनलाइट। सनलाइट कहां से आएगी? थप्पड़ मार मार के? सन से। बहुत खतरनाक सीन कर दिया था इन्होंने क्लास में। आज तक नहीं मेरी क्लास में ऐसा हुआ कभी। मेरी क्लास में बच्चे मतलब आराम से रहते हैं, ऐसे भी नहीं हुड़दंग एकदम से हुड़दबंग दबंग शुरू हो गए थे। तो इनको तो थोड़ा सा एक आधा और किसी ने मार दिया होता, बस यही हो जाती है अभी। वेरी बैड। ऐसे मत किया करो, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे फोन करते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्लास में देखते रहना इनका। अब मैं आपको इनके भाव थोड़े से भी ऊपर नीचे लगे तो बताना मुझे। ठीक है, इनके तो हो गए थे आज। ठीक है, पानी कहां से आ गया? रूट्स में से। सनलाइट वहां से आ गई। क्लोरोफिल तो मैम इनके पास है ही। फोर्थ चीज क्या चाहिए? हाँ जी, फोर्थ चीज कौन सी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? बताओ जल्दी। CO2 कैसे आती है? मैम CO2 यहां से आएगी, ऐसे। कहां से आएगी? बाहर से आएगी, स्टोमेटा के थ्रू। पहले ही चीज क्लियर होनी चाहिए कि लीफ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चार चीजें चाहिए। कहां कहां से आ रही है? पानी आ रहा है रूट से, ठीक है, एयर में से जा रही है CO2, सनलाइट वहां से आ रही है, और क्लोरोफिल उसके पास है अपना। अब ध्यान से सुनो, पहला स्टेप क्या लिखा था? पहली इवेंट फोटोसिंथेसिस की लिखी थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी या लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। भाई सन पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रही है किसके ऊपर? लीफ के ऊपर। अब लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारी की सारी लाइट को। ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें कुछ तुम्हारा रोल नहीं है। ये लीफ है, ये धूप है, सन है, और ये सीधा यहाँ पे पड़ रही है। सिर्फ क्लोरोफिल के पास वो टेंडेंसी होती है कि वो सारी की सारी सोलर एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? क्या मैम प्लांट्स इसी फॉर्म में एनर्जी को यूज करते हैं? नहीं। ध्यान से सुनो। अब बच्चों प्लांट्स का काम ये होता है, ये क्या करते हैं? अब मैं थोड़ा सा बाहर आ रही हूँ स्टेप पे, वैसे इतनी बाहर नहीं आएगा, वो अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही चलती है प्रोसेस। ये क्या करते हैं? इस सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। तुम्हारे अंदर केमिकल एनर्जी क्या होती है बताना जरा।
हाँ जी, तुम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज कैसे कर पाते हो सारी की सारी? हाँ, उसका किस फॉर्म में स्टोर होता है तुम्हारी बॉडी में? ग्लाइकोजन मत बोलना, तुम्हारा एनर्जी करेंसी क्या है सेल का? एटीपी। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, ध्यान से सुनो। प्लांट को यहां पर एनर्जी स्टोर करनी है, अगर उसको मैं तुम्हें कहती कि बच्चों वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो तुम कहते ग्लाइकोजन। प्लांट्स का मैं पूछती तो तुम कहते स्टार्च, लेकिन मैंने तुमसे पूछा है एनर्जी। सो प्लांट्स देखो क्या करते हैं, इस सोलर एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा मैकेनिज्म होता है, उसको यूज करके इसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में। ये तो तुम मत याद करना, तुम्हारे बस का नहीं है ये, और ना इसकी फुल फॉर्म जानने की जरूरत है। एटीपी बस याद कर लो कि केमिकल एनर्जी का मतलब है एटीपी। एटीपी का स्टोर हाउस बन जाता है प्लांट के अंदर, दूसरा स्टेप। अब इसी स्टेप का एक और स्टेप था, ये पानी। ये पानी जब यहां आता है ना बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये ब्रेक होता है किसमें? H2 गैस और O2 गैस में। ठीक है, यहां पर मैंने तुम्हें थर्ड स्टेप में लिखवाया था, क्या लिखवाया था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2। स्प्लिटिंग का यहां पर मतलब है फोटोलाइसिस। हाँ जी, बताना जरा, कौन बताएगा? अगर मैं तुम्हें एक चीज पूछ रही हूं कि बच्चों फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, हु विल टेल व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? मैम, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन और फोटो का मतलब है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ना। कौन टूट रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में? पानी। तो भैया जब ये पानी लीफ के अंदर पहुंच गया है ना, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो जाता है किसमें? H2 और O2 में। इस H2 को तो यूज कर लेंगे क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर ही, और इस ऑक्सीजन का क्या होगा जल्दी बताओ? तुम सांस लोगे इससे, ठीक है अपनी। अब तीसरा स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, ये लाइट एनर्जी, बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, पहला स्टेप। दूसरा इवेंट क्या था फोटोसिंथेसिस में? दूसरा इवेंट ये होता है मैम कि इस सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। और उसी के साथ साथ पानी को तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर तुमसे ये सवाल पूछ ले कि बताना जरा, जो ऑक्सीजन तुम ले रहे हो, तुम इनहेल कर रहे हो, कहां से आ रही है? पानी से आ रही है या फिर CO2 से आ रही है वो ऑक्सीजन? अगर तुमसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में निकलती है वो किस में से निकलती है, इन दोनों में से? पानी में से। ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है। कभी कंफ्यूज हो कि इसमें दो है, इसमें तो O2 है, पक्का इसी में से निकलती होगी, है ना? C अलग O2 अलग, है ना? और हम इनहेल कर लेते होंगे, नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो पानी में से टूट के निकलती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हाँ जी, लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू, पहले मुझे कोई ये बताओ, CO2 का रिडक्शन इन दिस, ये रिडक्शन कैसे है, कौन बताएगा? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है सबने, बोलिए जल्दी, इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं? ये रिडक्शन क्यों है? क्योंकि मैम इसमें क्या किया है, तो इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, पता ही है तुम्हें, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। तो ये 3 स्टेप है फोटोसिंथेसिस की, कहां चल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रहे हैं सारे के सारे। पहले 2 स्टेप्स को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और लास्ट वाले स्टेप को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। उसका भी एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बट तुम्हारे कोर्स में तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। अगर किसी को बहुत जानने की उत्सुकता होगी तो पूछ लेना पर्सनली आगे। हाँ जी, अब बताओ जरा क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है मैम? जो धूप है, जो सनलाइट है, वो पड़ती है लीफ के ऊपर, तो जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्यों वो एब्जॉर्ब करते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, उनके पास टेंडेंसी होती है एब्जॉर्ब करने की, बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ। दूसरा स्टेप क्या है मैम? इस सोलर एनर्जी को ये क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो इसको कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी में। दूसरा स्टेप है। और साथ ही साथ मैम पानी को तोड़ते हैं। पानी को तोड़ के हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन बाहर चली जाती है स्टोमेटा से, जो हाइड्रोजन अंदर रह जाती है, इसको यूज करके, इसको यूज करके और इस CO2 को यूज करके बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो CO2 है ये गेन ऑफ हाइड्रोजन करती है, इसी से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये पहले तो तीनों स्टेप अपने क्लियर कर लो। कहां हो रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रहे हैं सारे के सारे। कौन सा है पहला स्टेप आरुष? सनलाइट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट। दूसरा स्टेप क्या है अहिल? इस सोलर एनर्जी को मैम केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। केमिकल एनर्जी बोले तो ATP वगैरह वगैरह। हाँ जी, साथ ही साथ क्या होता है और
मैम पानी का ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। क्या क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन कौन सी है? ये वही है मैम जिसको हम इनहेल करते हैं, फिर ये एटमॉस्फेयर में आ जाती है। हाँ जी, लास्ट स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का? रिडक्शन ऑफ CO2। पढ़ ले भाई, या इंतजार में है कोई? ऊपर से कोई टपकेगा, आसमान से आएगा, बोलेगा बेटा पढ़ ले। कोई नहीं आने वाला बेटा, कोर्स स्टार्ट हो गया, पढ़ना शुरू करो, ठीक है? कल टेस्ट में बैठे हुए थे आराम से, रिलैक्स। पापा का भी फोन आ गया था, 2 बार आ चुका है, 3 बार। ही इज वेरी वरीड अबाउट यू। तो थोड़ा पढ़ लो ताकि मेरी वरीड कम हो जाए, फिर मैं क्या बताऊं? मेरे को भी तो कुछ बताना है ना उनको, नहीं है ना? पढ़ लो। ही इज रियली सीरियस, ही इज रियली कंसर्न अबाउट यू, है ना? अब वो क्या नाम है? हाँ पता है मैम। हाँ जी, लास्ट स्टेप क्या है? CO2 हाइड्रोजन को लेगा और साथ ही साथ किस चीज को लेता है बच्चों? ATP वगैरह को भी यूज करता है। जो बनते हैं ना, ऐसे नहीं बना के रख दिए हैं, नहीं, उनको भी यूज करके और फाइनली क्या बन जाती है? ग्लूकोज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों कि क्या मैम जो ये स्टेप्स पढ़े हैं, ये इवेंट्स पढ़ी हैं फोटोसिंथेसिस की, ये एक के बाद एक के बाद एक लगातार होते हैं क्या? सब प्लांट्स में ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला स्टेप, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, ये तीनों इवेंट्स पढ़े हैं। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, और लास्ट स्टेप जो है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों स्टेप जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक हो। क्यों? सिर्फ हमारे पास एक एग्जांपल है बच्चों, डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है? डेजर्ट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो बहुत ज्यादा पानी की कमी में और एरिड कंडीशंस में होते हैं, ड्राई कंडीशंस में होते हैं, जहां पानी की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं? तुम खुद बताओ, अगर दिन में कोई प्लांट अपना स्टोमेटा खोले तो क्या दिक्कत आएगी उसको? हाँ जी बताइए। इस प्लांट को, जिस प्लांट के पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है, अगर ये दिन में अपने स्टोमेटा खोल के बैठ जाए तो इसके साथ दिक्कत क्या आएगी? तुम्हें पता है स्टोमेटा का क्या काम है? अभी मैंने पढ़ाई नहीं, मैं अभी डिटेल में पढ़ाने वाली हूं तुम्हें, लेकिन तुमने इतना पढ़ रखा है पहली क्लासेस में कि मैम अगर दिन में स्टोमेटा खुलते हैं, इसका मतलब ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा मैम, पानी उड़ जाएगा सारा। इनके पास तो पानी की बेचारों की इतनी कमी है, तो ये क्या करें? तो ये क्या करते हैं, डे टाइम पे अपने स्टोमेटा क्या रखते हैं? क्लोज रखते हैं। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, क्या करें? ये नाइट टाइम में क्या करते हैं बच्चों? अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं। ध्यान से सुनो, इनका मैकेनिज्म उल्टा चलता है। तुमने देखा जो नॉर्मल प्लांट्स है उनके अंदर एक के बाद एक भी हो सकती है इवेंट्स, और बीच में गैप भी हो सकता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में तो पक्का गैप ही होगा। क्यों? ये क्या करेंगे? नाइट टाइम है, अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे। स्टोमेटा जी कर दिए लो ओपन। स्टोमेटा ओपन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना? गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ और ये है ओपन स्टोमेटा। क्या करेंगे? ये CO2 टेकअप कर लेंगे। लिख लो CO2, ऐसे इसको एक बना लो, पिछला तो तुम्हारा लिखा हुआ था ना, इसको हेडिंग डालो और ये लिखो CO2 इज taken up by desert plants in the night या during night। एंड चलाक है बहुत, एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं बेटा। ग्लूकोज नहीं बना पाते, क्या बना लेते हैं? एक इंटरमीडिएट बना लेंगे। उसका नाम NCERT में नहीं दिया हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, तो नाम लिख लेना, मैलिक एसिड। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या करते हैं, चलाक बनते हैं बहुत। इसको तुम चाहे पहले भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट टाइम को पहले ले आओ, स्टोमेटा ओपन कर लिया नाइट में, और CO2 को अंदर ले लिया। स्टोमेटा ओपन है तो क्या करते हैं? CO2 अंदर ले लेते हैं, और CO2 को यूज करके ग्लूकोज नहीं बना पाते, क्या बनाते हैं? एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं जिसका नाम है मैलिक एसिड। चलो जी ठीक है, अच्छा मैम आप बता रहे हो तो ऐसे होगा। इंटरमीडिएट बना लिया है, कब? रात में। ठीक है, अब दिन में क्या होगा? दिन में तो मैम धूप होगी बहुत सारी, बहुत तेज धूप पड़ रही है इनके ऊपर, ये क्या करें अब ये क्या करते हैं बच्चों? अब तुम्हें पता है क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा किसको? सोलर एनर्जी को, और अब वो बनाएगा ग्लूकोज। हाँ जी, इसके बाद क्या होता है? डे टाइम में लिखो, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल absorbs solar energy and this intermediate is acted upon by this energy. This intermediate is acted upon
बाय एनर्जी। जगह कम पड़ गई है, अगले उस पर लिख देती हूँ। और फाइनली क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ लिखनी है, वो मैं नेक्स्ट उस पर लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ तुम। ठीक है, तुम यहाँ से लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड, कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। तो अगर तुमसे वो सवाल पूछेगा, वो स्टेटमेंट ही बना के देगा तुम्हें एक, कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर। नहीं, ऐसा नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार हो जाए, जरूरी नहीं है। डेजर्ट प्लांट्स में नहीं होता है ऐसा। क्या होता है, रात को स्टोमेटा खोलेंगे, CO2 अंदर लेंगे, क्योंकि दिन में नहीं खोल सकते, दिन में खोला तो मर गए, इसका मतलब पानी तो वैसे ही नहीं है, मरे ही पड़े हैं बेचारे एक तरीके से। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मॉडिफिकेशंस करी हुई अपनी बॉडी में कि दिन में अगर नहीं स्टोमेटा खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए रात को खोलो, CO2 अंदर ले लो, एक इंटरमीडिएट बना लो, और दिन में उस इंटरमीडिएट को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करो, किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट ही बनाना था। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है मैम शुगर्स बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, तो बन गया। तो इनका मैकेनिज्म उल्टा चलता है, ये स्टेप कर लो रात में, फिर बैठे रहो आराम से, और फिर दिन में जैसे सनलाइट मिलेगी इस वाले स्टेप को पूरा कर लो। तो गैप होता है, लैग हो सकता है बीच में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के तीनों स्टेप्स में बीच में एक गैप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नोट करो फटाफट जल्दी। अब इसके बाद स्टोमेटा पढ़ लेते हैं, उसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता है उसको कर लेते हैं। ठीक है, और फिर चलते हैं एक्टिविटीज पे। हाँ जी, डन। चलो, कहाँ जाओगे, आओ इधर। हाँ जी, स्टोमेटा क्या होते हैं, ये लीफ है मैम, जो लीफ की एपिडर्मिस होती है। हाँ जी, कब बनाए थे, डायग्राम में बनाए थे कहीं स्टोमेटा, कहाँ बनाए थे, लोअर एपिडर्मिस में। वैसे दोनों पे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टोमेटा होते हैं बच्चों, वो कहाँ होते हैं, वो लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं। क्यों, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे क्यों मिल रहे हैं, वो दोनों पे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोअर पे क्यों हम दिखा रहे हैं यहां पर, कौन बताएगा। अरे ऊपर होंगे मैम, अगर मान लो ऊपर वाले सरफेस पे होंगे, कितनी दिक्कत होगी, धूप में कितना पानी उड़ेगा उनसे। इसलिए ये एक टाइप की क्या है, एडवांटेज है कि नीचे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, ताकि पानी का लॉस जो है वो कम हो। ठीक है, आओ। तो क्या होता है स्टोमेटा, स्टोमा का क्या मतलब होता है, माउथ लाइक, माउथ लाइक। देखो, दीज आर माइक्रोस्कोपिक, एक दो डेफिनेशन है वो लिख लो, फिर काम की बात पे चलते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक और स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द, कहां प्रेजेंट इन द, कहां बच्चों, इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। पहली इंपॉर्टेंट चीज की है क्या, क्या चीज है, कहां प्रेजेंट है। छोटे छोटे बहुत पोर्स होते हैं जो हमारी लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, अभी बनता कैसे है स्टोमेटा, या फिर दीज आर एनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स। भाई गार्ड सेल दोनों तरफ से घेर के रखते हैं इसको, गार्ड सेल जो है वो दोनों तरफ से घेर के रखते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, ज्यादातर MCQ आता है। सवाल ये है, ओपनिंग एंड, अभी डायग्राम बनाती हूं उसका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज regulated by the water content present in the guard cells. Most important MCQ, water content present in the guard cell. ठीक है, MCQ आता है कि बताओ स्टोमेटा कब खुलेगा कब बंद होगा, कौन सी चीज है गार्ड सेल की जो डिसाइड करेगी। तो गार्ड सेल के अंदर कितना पानी है, गार्ड सेल के अंदर पानी है या कम पानी है या नहीं है, वो चीज डिसाइड करती है कि स्टोमेटा खुले हुए होंगे या बंद होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर कंटेंट। तो 3 पॉइंट क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ा मैम। छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मिस पे लीफ की, वो होते हैं स्टोमेटा, माउथ लाइक ओपनिंग्स होती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टोमेटा के दोनों साइड क्या है, गार्ड सेल हैं। अभी देखते हैं शेप कैसी होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टोमेटा है वो खुला हुआ होगा या वो बंद होगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है इन गार्ड सेल के अंदर कितना पानी है। ठीक है, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका डायग्राम देख लो, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड सवाल भी पूछा जा चुका है। आओ जरा, गार्ड सेल की शेप बताना कैसी है। हाँ जी, ऐसी कौन सी सब्जी खाते हो, कौन सी दाल खाते हो जिसकी ऐसी शक्ल है, राजमा।
है ना, बीन्स वगैरह। क्या है ये है गार्ड सेल्स, किडनी शेप। किसी ने किडनी बोला पीछे से, रेनिफॉर्म भी कहते हैं। और एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो यहाँ साइड में ऐसे डराने के लिए दे रखे हैं, पता नहीं क्या, वो भी बेसिकली एपिडर्मिस की ही सेल्स हैं, उनको सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, बट मैं तुम्हें यहाँ लेबल नहीं करूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी एपिडर्मल सेल्स। सुन रहे हो, नाम है इनका, एक नाम से तुम्हें कुछ नहीं करना, इसलिए नहीं लिखवा रही हूं। ये कौन है भाई, ये कौन है, बस बस आराम से। स्टोमेटा क्या है, ओपन है। अब देखो ध्यान से सुनो बात, अगर पानी इन गार्ड सेल के अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ होगा तो ये गार्ड सेल ऐसे सूजे हुए होंगे, ठीक है, और सूजे होने की वजह से इनकी प्रॉपर शेप रहती है, ये राजमा शेप के बने रहेंगे ऐसे, तभी स्टोमेटा क्या होगा, सूजे हुए होंगे, तभी स्टोमेटा क्या होगा, तभी स्टोमेटा मैम ओपन होगा। लिखो फिर यहां पे नीचे लिखो, वाटर फ्लोज, या पूरा ऐसे लिख लो, यहां से लिख लो, देखो गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल जो है वो सूज जाते हैं जब क्या होता है, जब वाटर उनके अंदर फ्लो करता है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम कि गार्ड सेल जो है वो क्या है, टर्जिड। हाँ जी, टर्जिड वर्ड का क्या मतलब होता है, पानी से भरे हुए, ठीक है, पानी से भरे हुए, और ऐसी कंडीशन में अपना होता है स्टोमेटा ओपन। तो यही सवाल आएगा कि बताओ गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, स्टोमेटा ओपन है कि क्लोज है। तो गार्ड सेल के अंदर कितना पानी है या नहीं है वही डिसाइड करता है कि स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा, इस बात का ध्यान रखना है। एक तो सवाल ये आता है इस पे, वाटर कंटेंट पे बता दिया तुम्हें, जिन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ होता है उनको क्या बोल रहे हैं, टर्जिड। ये वर्ड पता होना चाहिए। टर्जिडी का मतलब ये होता है, टर्जिडिटी का मतलब होता है जो चीज फुल ऑफ वाटर हो, जिसमें पानी का कंटेंट अच्छा खासा हो। अब एक दूसरा एमसीक्यू आता है, वो भी सुन लो। दूसरा एमसीक्यू लेबलिंग पे आया था इस बार, इस गार्ड सेल को दिखा रखा था तुम्हें और ये बना रखा था, और तुमसे ABCD लगा के ये पूछा हुआ था कि बताओ इनके नाम बता दो कौन कौन है ये, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो तुम्हारा हो गया वाटर कंटेंट। अब ये बहुत सारे बनेंगे, इतने सारे नहीं मैं बना रही हूं, मैंने बना दिए हैं, और एक और बना लेती हूं यहां पर। बताओ जरा, हाँ जी बोलिए, गार्ड सेल एक है या दो है, हाँ जी भारद्वाज, गार्ड सेल एक है या दो है, इस डायग्राम में दो है। ये बताओ ये हरे हरे क्या है, भाई क्लोरोप्लास्ट। थोड़ी देर में पेड़ ना बोल देते, ठीक है। ये लेबलिंग के लिए आया था, ध्यान से सुन लो। ये हरे हरे क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या है, पीले रंग का बेचारा, न्यूक्लियस। तो ये लेबलिंग के लिए आया था इस बार डायग्राम, A B C और D ये लेबल करने थे। सो जो हरे हरे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है, जो एक बेचारा अलग सा है प्राणी वो न्यूक्लियस है, क्योंकि गार्ड सेल का न्यूक्लियस है, और जो ये राजमे की शेप के हैं वो गार्ड सेल है, और जो बेचारा छेद है वो कौन है, स्टोमेटा। माउथ लाइक ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा कब खुलेगा, जब गार्ड सेल के अंदर अच्छे से पानी भरा हुआ होगा, उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, टर्जिड। इधर आओ, इसकी बहन बनाओ, जल्दी आओ बनाओ फटाफट। अगर तुम्हारे गार्ड सेल से पानी निकल जाए तो ये बेचारे ऐसे हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते, ये उदास हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये कैसा है गार्ड सेल, जिस गार्ड सेल में से पानी निकल गया उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिड। इसकी मैं स्टेटमेंट लिखवा रही हूं तुम्हें, पहले तुम इसका सुंदर सा डायग्राम बनाओ एक, चलो जल्दी ऐसा ही डायग्राम बना लो। ये वही एपिडर्मल सेल्स हैं, ये वही गार्ड सेल है, ये वही स्टोमेटा है जो बंद हो गया है। पहले डायग्राम बना लो, बनाओ जल्दी। हाँ जी बताइए जरा, कौन बताएगा स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा, कौन डिसाइड कर रहा है, गार्ड सेल। कौन सी चीज है गार्ड सेल की जो डिसाइड करेगी, CO2 H2O, एग्जैक्टली है ना, H2O डिसाइड करेगा। अगर गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल क्या है, फ्लेक्सिड, टर्जिड।
ठीक है। अगर गार्ड सेल के अंदर से पानी निकल गया उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिड गार्ड सेल, मतलब पानी की कमी है उनके अंदर। लिखो इस पे स्टेटमेंट नीचे, पहले लेबलिंग कर लो इसकी, सब कुछ वही है सेम, बस यहां पर गार्ड सेल क्या हो गए तुम्हारे, बेचारे पानी इनका बाहर चला गया है, डिहाइड्रेट हो गए, पानी बाहर निकला, स्टोमेटा बंद। वैसे यहाँ पर आयंस का भी रोल होता है, बट वो तुम्हारे कोर्स में है नहीं। पोटेशियम आयन होता है यहाँ पर, उसका रोल होता है। पोटेशियम आयन जो है उसको बहुत प्यार है पानी से, जैसे पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तुरंत पानी भी पीछे पीछे जाएगा, जहाँ पोटेशियम आयन वहीं पानी। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। सो ये बात देख लो जरा, इसमें नीचे लिखो, हाँ जी, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, लिखो गार्ड सेल श्रिंक्स, लिखो गार्ड सेल श्रिंक, गार्ड सेल श्रिंक when water flows out of them, when water flows out of them, एरो लगा के लिखो। इट मीन्स गार्ड सेल क्या है? फ्लेक्सिड, गार्ड सेल्स आर फ्लेक्सिड। और स्टोमेटा क्या है? क्लोज, एरो लगा के लिख लो, स्टोमेटा आर क्लोज्ड, ठीक है। चलो दोनों क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, तुम्हें आ गया होगा समझ कि भाई अच्छा ये होता है, ठीक है। कब खुल रहे हैं कब बंद हो रहे हैं पानी डिसाइड करेगा। हाँ जी, फंक्शंस बताइए, ये भी पढ़ रखा है बहुत बार। क्या फंक्शन होता है स्टोमेटा का बच्चों? मैम एक फंक्शन तो होता है गैसियस एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज होता है बच्चों? CO2 एंड O2 गैस का एक्सचेंज। और दूसरा फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का? 9th क्लास में भी पढ़ रखा है सेम, क्या? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है? हाँ जी, क्या वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पानी के उड़ जाने को, ऊर्जा काले कामा, क्या लिखे हैं? एक जना बताओ, दो ही कान है, लिखो। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। सो वाटर का उड़ जाना वाटर वेपर्स की फॉर्म में लीफ के अपर सरफेस से, एक चीज और ऐड कर लो, थ्रू स्टोमेटा या फिर अपर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, चलो हो गया। अब आ जाओ एक्टिविटीज पे। अब थोड़ा दिल थाम के बैठना, क्योंकि ये तो आसान आसान चल रहा था अभी तक। अब एक्टिविटीज पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा दिमाग को फोकस करना पड़ेगा। आज की हरकतें देख के लग रहा है दिमाग जैसे था ही नहीं। स्कूल में तो और भी बता देते होंगे पूरा, तुम्हारे स्कूल में काफ़ी सुना है मैंने। ये तो कहीं भी कोने कोने में ले जाके कर देते हैं काम। टीचर्स का भी कर देते हो, हाँ ये भी सुना है। DPS का क्या है उनका नहीं सुना मैंने, या मेरे पास शरीफ बच्चे आते हैं DPS के, हो सकता है। दुबे लिख लिया? शरीफ रहो यार, शरीफ बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब कैसी हरकतें करते हो? और दोस्त हो तुम दोनों? भगवान ऐसे दोस्त देगा तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं आए। आ जाओ, एक टॉपिक ये भी दिया हुआ, ये तुम मुझे पढ़ाओगे। 9th क्लास में सबने पढ़े हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को, बताना जरा। 9th क्लास में पढ़ के आए थे ना वो पूरी लंबी सी लिस्ट, क्या थे? मैम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हाँ जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते थे पार्थ? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते थे? क्या था माइक्रो न्यूट्रिएंट, था क्या? जो कम अमाउंट में चाहिए प्लांट को, और मैक्रो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। उसकी एक ट्रिक थी ना वो याद करने की, क्या याद करा था वो, याद है कुछ? चलो नहीं याद है कोई बात नहीं। मैक्रो में कौन कौन आते थे? NPK, ये तो याद होगा। तुम्हारी NCERT ने यहाँ पर एक चीज को डिस्कस किया हुआ है कि भाई प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि फॉस्फोरस, जैसे कि आयरन, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि फलाना, जैसे कि पता नहीं कौन कौन से, बहुत सारे लिखे हुए हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये इसके बारे में दे रखा है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन काफी ज्यादा अमाउंट में चाहिए,
वैसे भी तुम्हें पता है, क्योंकि मैम ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब मैम ये ज्यादा क्वांटिटी में क्यों चाहिए? हाँ जी, पहला सवाल तो यही है कि मैम इसको ज्यादा क्वांटिटी में क्यों चाहिए। हाँ जी बोलिए जल्दी। नाइट्रोजन में ऐसा क्या है जो ये ज्यादा चाहिए प्लांट को? मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं प्लांट के अंदर उनमें नाइट्रोजन है। मैम डीएनए में नाइट्रोजन है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक प्लांट की उन सब में नाइट्रोजन है। हमारे अंदर भी, हमारे अंदर प्रोटीन्स में नाइट्रोजन है, हमारे अंदर भी डीएनए में नाइट्रोजन है। हमें भी चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट्स को भी चाहिए सेम चीज के लिए। अब यहां पर तुम्हें इस चीज के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है कि नाइट्रोजन जो है वो 2 फॉर्म्स में चाहिए, इनऑर्गेनिक फॉर्म में और ऑर्गेनिक फॉर्म में। तुम्हें बहुत शॉर्ट में ही इसको लिखना है, बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी इसके बारे में। ध्यान से सुनो। हाँ जी, इनऑर्गेनिक फॉर्म जो नाइट्रोजन की होती है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो तुमसे वो सीधा सवाल यही पूछता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में किस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज करते हैं प्लांट्स? तो कौन कौन सी फॉर्म है? नाइट्राइट और नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक फॉर्म कौन कौन सी होती है? देखो, एक चीज तुम्हें भी पता होगी। हाँ जी, क्या प्लांट्स स्टोमेटा खोल के नाइट्रोजन गैस को अंदर ले लेते हैं? कभी सुना है कि खोला मुंह ऐसे अंदर? नाइट्रोजन तो तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर में कितनी है? 79% है, बहुत ज्यादा है। CO2 तो ले लेता है, O2 भी ले लेता है। O2 तो छोड़ता ही है, बाहर फेंक देता है। CO2 ले लेता है यार, कैसे? नाइट्रोजन तो इतनी ज्यादा है, मैम उसको क्यों नहीं ले पा रहा? हाँ जी, उसकी फॉर्म ऐसी नहीं है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, इजीली एसिमिलेट कर पाए। देखो, या तो नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में, या बच्चों यहां पर मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया पड़े होते हैं, तुमने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम। मैम ये हेल्प करते हैं प्लांट्स की। ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे और उस नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे कि अमोनिया वगैरह, और फिर फर्दर और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। इसका मतलब यहां पर कौन हेल्प कर रहा है प्लांट की? बैक्टीरिया। कभी भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से टेकअप नहीं करते हैं। इस बारे में लिख लो, कई बार ये 2 नंबर में तुमसे पूछ लेता है। हाँ जी लिखो इसके बारे में थोड़ा सा, ये लिखो, हेडिंग डालो, अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। लिखो, अदर न्यूट्रिएंट्स टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। कैसे लेता है न्यूट्रिएंट्स? कहाँ से लेगा? स्टोमेटा खोल के न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं प्लांट के अंदर? रूट से। ठीक है, ये तो पता होगा, लिख लो ब्रैकेट में, नहीं पता तो। थ्रू रूट्स विद वाटर, थ्रू रूट्स विद वाटर, मिनरल्स तो वहीं से जाते हैं। लिखो, देखो, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, नाइट्रोजन इज एसेंशियल मतलब जरूरी, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट for plants because it is used in the synthesis of, because it is used in the synthesis of, it is used in the synthesis of proteins, comma DNA and other compounds, and other compounds. हाँ जी, अब ऐसे करके लिखो, एक तरफ लिखो इनऑर्गेनिक फॉर्म, शॉर्ट में लिख लो, याद तो हो जाएंगे, और दूसरी तरफ लिख लो ऑर्गेनिक फॉर्म। लिखो फटाफट। इनऑर्गेनिक फॉर्म में नीचे लिखो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म है। और ऑर्गेनिक फॉर्म में लिखो, ऑर्गेनिक फॉर्म में लिखो प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक फॉर्म में लिखो प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया यूजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया यूजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यूजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है,
अब 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन बताएगा जल्दी, फिर एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, कौन बताएगा 3 इवेंट्स फोटोसिंथेसिस की? भाई सनलाइट को खींच लेते हैं कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पड़ा हुआ है? थैलेकॉइड के अंदर। दूसरा स्टेप क्या था मैम? जो ये सोलर एनर्जी ली है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैम सोलर को डायरेक्टली यूज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि और चीजों में यूज करना है ना, तो पहले उसकी केमिकल एनर्जी बना लेते हैं। केमिकल एनर्जी को प्लांट इजीली यूज कर लेता है। और साथ ही साथ क्या तोड़ रहे हैं? पानी को तोड़ते हैं। ऑक्सीजन निकली वो तो बाहर, और जो हाइड्रोजन निकली उसको CO2 के साथ जोड़ के क्या बना देंगे? ग्लूकोज, है ना? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो लास्ट स्टेप क्या है आरुष? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज। हाँ जी, क्या ऐसा जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस के सारे स्टेप बिल्कुल इमीडिएटली एक के बाद एक हो? नहीं, आराम से मैम गैप ले सकते हैं, जैसे डेजर्ट प्लांट लेते हैं। हाँ जी, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं कौन बताएगा? मैम रात को स्टोमेटा ओपन करते हैं चोरी चोरी, CO2 अंदर लेते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं जैसे कि मैलिक एसिड, ठीक है। और मैम दिन में जैसे ही धूप खिलेगी क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उस इंटरमीडिएट को पकड़ेंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में, है ना? कार्बन कंपाउंड में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। डन। उसके बाद स्टोमेटा पड़ा, क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ के एपिडर्मिस पे, लोअर पे ज्यादा होते हैं, ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो। फंक्शन क्या क्या है स्टोमेटा का? गैसेस एक्सचेंज, पानी को उड़ाना, एक्स्ट्रा पानी है जो लीफ में, ठीक है। हाँ जी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन डिसाइड करता है कि स्टोमेटा खुला होगा या बंद होगा? पानी। पानी डिसाइड करेगा कि गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ है। हाँ, दोनों आंसर है। गार्ड सेल के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो गार्ड सेल अपनी प्रॉपर शेप में, ऐसी शेप में, क्या शेप है? बीन शेप, राजमे शेप में, स्टोमेटा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम जैसे ही गार्ड सेल से पानी छूमंतर, क्या होगा? स्टोमेटा मैम बंद हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज रुक जाता है। तो बेसिकली वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल डिसाइड करता है स्टोमेटा खुलेंगे या फिर बंद होंगे। उसके बाद इस पे आइए तो आसान सी चीज है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में प्लांट जो है नाइट्रोजन को यूज करते हैं। नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन्स बनाने में और DNA वगैरह बनाने में। अब आ जाओ एक्टिविटीज पे। अब ध्यान से सुन लो, एक एक्टिविटी ढंग से पढ़ लो, सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है तीनों का, ठीक है। जो रिएजेंट्स यूज हुए हैं ऑलमोस्ट सेम है। ध्यान से सुनो, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। एक पॉटेड प्लांट लेना है, मतलब पॉटेड प्लांट का क्या मतलब है? पॉटी प्लांट नहीं है, पॉटेड प्लांट का मतलब होता है गमले में लगा हुआ प्लांट। बहुत बड़ा पेड़ नहीं ले लेना कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 पेड़ ठोक लिए, है ना, उसमें मिट्टी में और उन पे एक्सपेरिमेंट चल रहा, नहीं। पॉटेड प्लांट लेने छोटे वाले। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? हाँ जी, ऐसी पत्तियां जिसपे ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों कलर्स हो। देखी होंगी मनी प्लांट की लीफ, हरी होती है, पीली पीली होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे जिनकी लीफ 2-2 कलर की होती है, वैसी लेनी है। वेरीगेटेड का मतलब ग्रीन और नॉन ग्रीन। पढ़ के आए थे घर से, होमवर्क दिया था, अभी याद आया होगा तो देख के, होमवर्क भी था। कीप द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 days। हाँ जी, ध्यान से सुन लो। अब इसमें से ऐसे सवाल पूछेगा तुमसे, वो कह रहा है कि भैया ये जो पॉटेड प्लांट है ना तुम्हारा, इसको जाके कहाँ रख दो? अंदर रख दो कमरे में। इससे क्या होगा? इससे मैम ये होगा जो प्लांट ने अपना खाना बना रखा था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे भारद्वाज कह रहा था, अंदर ही तो रखा है, हो क्या गया? क्यों, क्या मुसीबत आ रही है? ये इस तरीके से हो गया है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया और तुम्हें कमरे में बंद कर दिया बिना खाने के, फिर क्या होगा? क्या होगा तुम्हारी बॉडी में खाना बचेगा या खत्म हो जाएगा? यही कर रहे हैं इस प्लांट के साथ भी। जब तक वो प्लांट धूप में था, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, वो स्टार्च बना रहा था, तुमने उसको कहां रख दिया? शेड में। शेड में रखने से क्या हुआ मैम? जितना खाना था उसको खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया खाना। अब आओ इधर। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। ये नहीं 6 दिन के लिए, 6 घंटे के लिए। उसका सारा खाना खत्म करवा के उसको 6 घंटे के लिए कहां रख दो? सनलाइट में। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, अब है तड़पा नहीं रहे बेटा, प्यार कर रहे से। आओ इधर, प्लक अ लीफ फ्रॉम प्लांट। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है। अब सुन लो, एक्टिविटी सुन लोगे, तीनों एक जैसी हैं या खुद पढ़ लोगे? छुड़वा दूं, आगे चलूं? होमवर्क पढ़ने का दे रखा था, समझाना तो यही था, तुम कौन सा समझ लोगे? हाँ जी, फिर वो कह रहा है कि एक लीफ तोड़ लो इसकी। अब तड़पा ही रहे हैं, अब जैसे पार्थ कह रहा है ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है अब तो पढ़ के। पहले इसको बेचारे को अंदर लिया है, इसका स्टार्च यूज है, फिर 6 घंटे के लिए बेचारे को वहां रख दिया ताकि थोड़ी फोटोसिंथेसिस कर ले, फिर पत्ती तोड़ ली उसकी एक। हाँ जी, और वो ये कह रहा है पत्ती को तोड़ के इसको ट्रेस कर लो। ट्रेस करने का मतलब है कहां नॉन ग्रीन पार्ट है और कहां पर ग्रीन पार्ट है। अब सुनो, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, यही सेम चीज रिपीट होगी सारी एक्टिविटीज में। सुनो,
अगर मैं तुम्हें गर्म पानी में उबालूं क्या होगा तुम्हारा? उबल जाएंगे। लीफ को उबाल रहे हैं, लीफ का क्या होगा है? हाँ जी, गर्म पानी में उबालने से क्या होगा? किसी को क्या होगा? मर जाएंगे, ये भी मर जाएगी। हाँ जी, ध्यान से सुनो। क्या क्या कह रहे? इसके तो उबाल के बताऊंगी। हाँ जी, बॉइलिंग वाटर का मतलब है जब तुम गर्म पानी में पत्ती को डाल रहे हो ना, इसका मतलब ये है तुम उसको मार रहे हो। मारने का मतलब है क्या चीज स्टॉप कर रहे हो? उसका मेटाबॉलिज्म। हाँ जी, अगर तुम किसी चीज को, किसी सेल को गर्म पानी में उबालते हो, इसका मतलब है तुमने उसके मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर दिया। अब उसकी जितनी अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही थी ना, वो सब रोक दिए तुमने मार ही दिया उसको। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। उसके बाद इस पत्ती को, बेचारी उबली हुई मरी सी पत्ती को कहां ले जाओ? दारू ठीक है, एल्कोहल में ले गए। लेकिन वो ये कह रहा है यहां पर एक प्रिकॉशन है। देखो एक्टिविटी का बहुत बार प्रिकॉशंस आते हैं। 2021 में लिखने के लिए आई थी, पहले ही लिखने के लिए आया करती थी, बहुत सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता है। अभी लिखने को नहीं आती, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आते हैं। वो तुमसे पूछेगा कि एल्कोहल को वाटर बाथ में क्यों रखा हुआ है। वाटर बाथ एक ना कंटेनर टाइप का होता है, उसमें पानी रखते हैं, और जो एल्कोहल वाला बीकर है उसको उस कंटेनर के अंदर रखेंगे। वो ये पूछ रहा है तुमसे यहाँ पर सवाल कि तुम डायरेक्टली जिस कंटेनर के अंदर एल्कोहल है और लीफ है, उसको डायरेक्टली क्यों नहीं गर्म कर रहे हो? उसको वाटर बाथ में क्यों गर्म कर रहे हो? सवाल ये है। दारू क्या करती है? एल्कोहल, एल्कोहल कैचेस फायर। अगर तुम किसी बीकर में एल्कोहल है ना, उसमें पत्ती है, उसको डायरेक्टली फ्लेम पे गर्म करोगे तो पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, आग लग जाएगी। इसलिए ये कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो, पता नहीं बेटा, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं किया ये काम। हाँ जी, इधर आओ। क्या पता पत्ती जाग जाए इसलिए डाला उसमें। हाँ जी, ये पानी और ये क्या है यहाँ पर? एल्कोहल। तो तुमसे सवाल पूछेगा कि एल्कोहल को जब गर्म कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट हीटिंग क्यों कर रहे हैं? गर्म पानी में क्यों डाल रखा है? ये बॉइलिंग वाटर है या वाटर बाथ है? तीसरा स्टेप देखो क्या कह रहा है, फिर वो तुमसे पूछ रहा है कि इस पत्ती के रंग को क्या हुआ। जब तुम एल्कोहल में लीफ को बॉईल करोगे ना, उसकी लीफ का सारा कलर निकल जाएगा, सारा क्लोरोफिल कहां जाएगा? बाहर। एल्कोहल कलरफुल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा हरा, पत्ती हो जाएगी फेड। ध्यान से सुनो। उसके बाद ये कह रहा है इस पत्ती को धो लो और धो के किस में डाल दो? आयोडीन के सॉल्यूशन में। बता रही हूँ क्या होगा। हाँ जी, और उसके बाद फिर से कह रहा है कि फिर क्या करो, फिर से ट्रेस करो लीफ को और देखो। अब इधर आओ, तुम्हें ये लिखना है, ये एक्टिविटी की समरी नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी। ये समरी है, ब्रीफ पॉइंट्स, क्योंकि इतनी बड़ी एक्टिविटी कहां लिख पाओगे। देखो, तुमने लीफ ली, कैसी लीफ है? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का क्या मतलब होता है? वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है मैम एक ऐसी लीफ जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों पार्ट्स हैं। इस पत्ती को 3 दिन के लिए कहां रखा? डार्क में। अब डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा, है ना, पता चला रोशनी में लिख के रख के आगे। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद मैम इसको सनलाइट में रखा है कुछ आवर्स के लिए, दिनों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए, ताकि ये थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस कर ले। उसके बाद क्या किया बच्चों? एक लीफ को लिया, उस लीफ को ट्रेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद मैम उस लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में क्या किया है? डिप किया है। पानी उबल रहा है और हमने बॉइल उसमें क्या कर दिया? लीफ को बॉइल कर दिया है। उसके बाद तुमने किस में डाला है? बॉइलिंग एल्कोहल में। एल्कोहल की कभी भी डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो फ्लेमेबल है, वो आग को क्या करता है? पकड़ लेता है, ठीक है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है किसमें? इन वाटर बाथ। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इस लीफ को एल्कोहल में से निकाल लेंगे, धुलेंगे और किस में डालेंगे? फिर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर। और फाइनली क्या करना है? इस लीफ को धोने के बाद क्या कर लोगे? ट्रेस कर लोगे, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन में डाल के। टेक आउट क्या लिखा है? द लीफ एंड रिंस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। हाँ जी, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। एक पेड़ को पहले कहाँ रखा? पॉटेड प्लांट को पहले रखा अंदर ताकि उसका स्टार्च यूज हो जाए, फिर रखा बाहर कुछ घंटों के लिए, फिर उसकी लीफ को निकाला, ट्रेस किया। उसके बाद 3 स्टेप्स किए हैं तुमने। पहले उसको बॉइलिंग वाटर में डाला लीफ को, फिर उसको एल्कोहल में बॉइल किया और फिर लास्ट में उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाल के देखा है।
अब तुमने क्या देखा इस एक्टिविटी में, अभी बता रही हूँ, पहले इसको लिखो बेटा। अब मेरा कोई रोल नहीं है इसमें तड़पाने में, सीबीएसई को बोलो। टेस्ट कॉपी चेक कर लो और फिर बताऊंगी। तुम्हारी ये हंसी जो खिलखिला रही है ना, फिर तुम्हारी पीटीएम करूंगी एक, ये थोड़ा सीरियस हुए तो हुए, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। पीटीएम होगी लास्ट में इस मंथ के, क्योंकि कई बार हम जब छोटे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता हमारे लिए कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है, वो हम दोस्तों यारी में गुजार देते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता होता हमारे अंदर कैलिबर है, हम कर सकते हैं, वो ज़रूरत अभी होती है। 10th में अगर एनालाइज कर लोगे तो 11th में थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, नहीं तो फिर वेस्ट कर देते हो सारा टाइम, पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं कर पाते अपने बहुत लोग। ठीक है, तो भाई एक बार बता दो क्या करा इस पत्ती के साथ तुमने, क्या किया इस पत्ती के साथ? क्या? फिर दिन के लिए, घंटों के लिए? घंटों के लिए। फिर उखाड़ दिया, उखाड़ के क्या किया? ट्रेस। इतनी देर में सोच सोच के बता रहा है, देख के भी इतनी देर में पढ़ा जा रहा है इससे। हाँ जी, ट्रेस करने के बाद क्या किया है मैम? उस लीफ को पहले बॉइलिंग वाटर में डाला है, फिर उसी लीफ को अल्कोहल में बॉईल किया है, और अल्कोहल को डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल की बॉइलिंग करते हैं। कंटेनर होता है जिसमें गर्म पानी होता है, वाटर बाथ कहते हैं उसको। वाटर बाथ एक ऐसा कंटेनर होता है, उसमें पहले पानी गर्म करेंगे, फिर उसमें बीकर रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आग पकड़ लेगा, पता चला जी एक्सपेरिमेंट करने बैठे थे, आग उग लगी पड़ी है ना। उसके बाद अल्कोहल को वॉश करके किस में डालना है? लीफ को आयोडीन सोल्यूशन में, और लास्ट में आयोडीन सोल्यूशन को वो कर दो और फिर उसको ट्रेस कर लो लीफ को। हाँ जी, तुम्हारे पास ये रिजल्ट आएगा। तुम ये देखोगे जहां जहां से लीफ हरी थी, जहां जहां से लीफ हरी भरी थी, वहां क्या हो गया है? नीला, लीलिया हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। वैसे ब्लू ही दिख रहा है इसमें, तो ध्यान से सुनो। इससे क्या पता चलता है? हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा मैम, हमें तो बस अत्याचार का ही पता चला है। जल्दी बताओ। इससे ये पता चलता है सुनो, जहां हरा था वहां क्या था? क्लोरोफिल। जहां क्लोरोफिल था वहां क्या था? जहां हरा भरा था वहां क्लोरोफिल था। इसका मतलब क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। मैम नीला क्या बता रहा है? ये नीला होना क्या बता रहा है? देखो, ग्रीन पार्ट्स में बना स्टार्च, और तुम्हें पता है जहां फोटोसिंथेसिस हुई है, जहां स्टार्च बना है, मैम स्टार्च जो है वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। इसका मतलब ये स्टार्च ही है जिसकी वजह से क्या है? आयोडीन सोल्यूशन के साथ ग्रीन कलर, ये ब्लू ब्लैक कलर, सॉरी। अब देखो तुम्हें यहां क्या लिखना है, रिएजेंट्स लिखो और उनका फंक्शन लिखो, रोल। हाँ जी, एक टेबल बना लो, और ये तीनों एक्टिविटीज में काम आने वाली चीज है। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग अल्कोहल, आयोडीन सोल्यूशन, इनके फंक्शंस लिखो, इनका रोल क्या है। बॉइलिंग वाटर क्या करता है? किल्स द लीफ सेल्स, और ये भी लिख सकते हैं स्टॉप्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, स्टॉप्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। बेचारे के अंदर जितनी प्रतिक्रियाएं चल रही थी, जितनी केमिकल रिएक्शन चल रही थी, सब रोक दिए तुमने, मार दिया उसको एक तरीके से, लीफ को। अल्कोहल से क्या होगा? हाँ जी, अल्कोहल में क्यों बॉईल किया है? यहां पर इसके इफेक्ट से ये होगा, अल्कोहल बेसिकली क्या करता है? इट रिमूव्स क्लोरोफिल पिगमेंट फ्रॉम द लीफ। मैम क्लोरोफिल पिगमेंट को क्यों रिमूव कर रहे हैं, बताना जरा कोई। हाँ जी, क्या जरूरत है? देखो, आयोडीन क्या है? एक डाई है, ये डाई तभी अंदर जाएगी, ये कलर तभी अंदर जाएगा जब क्लोरोफिल बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है? वो भी कलर है, और आयोडीन भी एक डाई है। तो तुम्हें क्लोरोफिल को बाहर लाना पड़ेगा, तब आयोडीन जाके चिपकेगा उसके ऊपर। इसका मतलब बॉइलिंग अल्कोहल में
गर्म करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है? रिमूव्स क्लोरोफिल पिगमेंट। और इसके बाद क्या होता है बच्चों? लीफ फेड्स, लिख लेना यहीं पर, मैं पेन को थोड़ा पतला करके लिख रही हूं। लीफ फेड्स और एल्कोहल बिकम्स ग्रीन। सारा का सारा जो क्लोरोफिल है वो कहां जाता है? एल्कोहल के अंदर। हाँ जी, लास्ट स्टेप का क्या इंपॉर्टेंस है? लास्ट स्टेप की मैम ये इंपॉर्टेंस है, जहां जहां स्टार्च बनता है ना वो कल ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। Green parts of leaf become blue black with iodine solution because of the presence of starch. अब एक बार कोई एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दो जल्दी। तो ये हुआ है, गर्म पानी से पत्ती को मार दिया, अल्कोहल से क्लोरोफिल बाहर कर दिया, लीफ हो गई है बिल्कुल बेचारी फेड। लीफ ही तो चाहिए तुम्हें। अब तुमने जब उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाला, तो आयोडीन सोल्यूशन में तुम्हें पता है मैम, जहां जहां हरा पार्ट था पहले वहां स्टार्च है, और आयोडीन सोल्यूशन ने क्या दे दिया उस स्टार्च के साथ? ब्लू ब्लैक कलर। हाँ जी, कौन समझाएगा एक्टिविटी में क्या किया है? अत्याचार पूरा एक्सप्लेन कर सकता है कोई? करना तो पड़ेगा, जल्दी बताओ कौन करेगा? कोई भी कर दो, तभी छुट्टी होगी, नहीं तो बैठे रहो, अभी तो है 5 मिनट। बोलो जल्दी फटाफट, कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ, अंधेरे कमरे में रख दिया 3 दिन, फिर किसे? पॉटेड प्लांट को। फिर 6 घंटे के लिए सनलाइट में ले आए। फिर मैम ट्रेस तो कर ले पहले, तोड़ के ट्रेस कर ली है ना। ट्रेस करके क्या देख, ट्रेस क्यों कर रहे हैं? ताकि मैम ये पता चल जाए कि लीफ कहाँ से ग्रीन है कहाँ से नॉन ग्रीन है। पता चला जहाँ से ग्रीन थी वहां से आया नहीं रिजल्ट, रिजल्ट कहीं और आ रहा है, पकड़ ही नहीं पाए फिर, है ना। फिर क्या कर रहे हैं? हाँ जी, अरे बोल दो, जैसे बोलना है बोलो तो सही। हाँ जी बोलिए। उबाल दिया, उबाल के क्या करा है तुमने? वो उबालने से क्या हो गया, उसके क्या दिक्कत आ गई है? मैम उसको मार दिया है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या कर दिया है? रोक दिया है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब पूछो ना कुछ तब आवाज नहीं आती, वैसे भी लड़ने को बोल दो तलवार निकाल लेंगे बाहर। हाँ जी बोलिए जल्दी। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मैम केमिकल रिएक्शंस जो चलती है एक सेल के अंदर, वो रुक गई है सारी की सारी। लीफ के अंदर जितनी केमिकल रिएक्शंस थी वो रोक दी, मार दिया, सेल को ही मार दिया, लीफ मार दी। उसके बाद बॉइलिंग वाटर, इसमें अल्कोहल में क्यों डाला है? अल्कोहल में क्यों डाल दिया फिर? जिससे कि क्लोरोफिल बाहर आ जाए, लीफ फेड हो जाए। फिर आयोडीन सोल्यूशन में क्यों डाला है? मैम आयोडीन आयोडीन सोल्यूशन ही मैम वो चीज होती है जो स्टार्च को पकड़ता है। जहां जहां स्टार्च होता है ना, अगर वहां आयोडीन सोल्यूशन डाल दोगे वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, यही पहचान होती है। तो ये डायग्राम यही बता रहा है तुम्हें। ए अभी रुको, अभी कहां भाग रहे हो, एक चीज और बची हुई है। देखो जहां जहां ग्रीन था वहां क्या हो गया है? ब्लू ब्लैक। ये कंक्लूजन लिखो फिर जाना जल्दी। वो तो रिएजेंट्स थे। ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ जहां जहां है उनमें क्लोरोफिल है, जहां जहां क्लोरोफिल है वहां फोटोसिंथेसिस होगी, जहां जहां फोटोसिंथेसिस होगी वहां स्टार्च बनेगा, और जहां जहां स्टार्च होगा वहां आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर आएगा। ये कंक्लूजन। आरुष लिख लो, देव कॉपी निकालो लिख लो, दिखाना जरा। द कलर ऑफ लीफ टर्न्स कलरलेस। इनटू की जरूरत ही नहीं है, लिख लो बेटा, ये ज्यादा प्रॉपर है, शॉर्ट में और क्रिस्प है।
ये तो बड़ी हंसी आ रही है आज। क्यों हंसी आ रही है भाई? तू सुन क्यों रहा फालतू? कल से वहां बैठना आगे, तुझे मजा आ रहा है पूरी सुनने में फालतू की। इसको अच्छे से पढ़ लेना इस एक्टिविटी को, क्योंकि अगली 2 एक्टिविटी इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल सेम इसी की बहन एक्टिविटी है, ठीक है? तो अगर ये आपको समझ में आ गई है तो आपको वो भी आसानी से आ जाएंगी।